हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हमने एटॉमिक फिज़िक्स के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने को भी दिए थे घर से होमवर्क के लिए, तो उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10th। वेरी वेरी गुड एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस पर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो पहली बात उसने बोला हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो इसका मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। मतलब उसमें प्रोटॉन्स एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो सकता है जैसे He+, Li+2, फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम +3, बोरॉन +4। ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। उनका प्रोटॉन का नंबर अलग है लेकिन इलेक्ट्रॉन उनमें एक ही होगा। जैसे हीलियम में, वैसे नॉर्मल हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो Li+ हो जाएगा एक तरीके से, सॉरी He+ हो जाएगा। Li में नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन 2 निकाल दें तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो Li+2 इज ऑल्सो लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें Z की वैल्यू हम 1 के अलावा 2, 3, 4 मतलब जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो वैल्यू हम पुट करेंगे। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 10 में गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स कैन एब्सॉर्ब 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एब्सॉर्ब कर सकता है, करता है। कंसिक्वेंटली एब्सॉर्ब करने के बाद द एटम एमिट रेडिएशन ऑफ ओनली 3 डिफरेंट वेवलेंथ। तो केवल 3 डिफरेंट वेवलेंथ की वो एमिट करता है, केवल 3 डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ वो एमिट करता है एब्सॉर्ब करने के बाद। तो 3 डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ एमिशन स्पेक्ट्रम में मिल रहे हैं। अगर वो जंप करके कहां गया होगा, हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसका हमें पता चल सकता है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि 3 डिफरेंट वेवलेंथ अगर एमिट हो रहे हैं इसका मतलब वो जंप करके 3 तक जंप किया होगा। क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी किया था, जैसे NC2 एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस एमिट होती हैं, तो अगर वो 2 में जंप किया होता तो एक ही डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होती। 3 में जंप किया है तो 3 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो सकती है, 3 से 2, 3 से 1 और 2 से 1। अगर वो 4 में होता तो फिर 4C2 मतलब 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो सकती हैं। 5 में जंप करता तो 5C2 मतलब 10 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो सकती हैं। अब उसने क्वेश्चन में दिया है कि 3 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो रही है, इसका मतलब वो जंप करके गया है n = 3 में। तो n2 की वैल्यू 3 है, मतलब पहले वो किसी लोअर स्टेट में होगा और फिर उसके बाद जंप करके 3 में जंप किया। फिर जब वो वापस नीचे आ रहा है तो वो 3 डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ एमिट कर रहा है। ठीक हो गया। अब सवाल यहां पर इंपॉर्टेंट है कि n1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब ऊपर पहुंचने से पहले, 3 तक जंप करने से पहले वो 2 में था या 1 में था। अब ये हमें पता लगाना है। तो बोल रहा है ऑल द वेवलेंथ्स आर इक्वल और स्मॉलर देन द एब्जॉर्ब फोटोन। तो जो एब्जॉर्ब फोटोन है वो उसको 2 से 3 या 1 से 3 लेके गया होगा, और फिर एमिटेड फोटॉन्स 3 से 2, 3 से 1 और 2 से 1 के एमिटेड फोटॉन्स है। तो बोल रहा है कि ऑल द वेवलेंथ्स आर इक्वल और स्मॉलर देन द एब्जॉर्ब फोटॉन्स। तो या तो n1 की वैल्यू 1 हो सकती है या n1 की वैल्यू 2 हो सकती है। मतलब 3 पे पहुंचने से पहले वो या तो 1 पे होगा या 2 पे होगा, 2 ही केसेस पॉसिबल है। तो अगर वो पहले 1 पे होता, फॉर एग्जांपल अगर वो 1 पे होता पहले, मतलब n1 की वैल्यू अगर 1 होती, तो 1 से 3 जाने में जो फोटोन एब्जॉर्ब होंगे और 3 से 2, 3 से 1 और 2 से 1 में जो एमिट होंगे, तो ये जो 3 फोटॉन्स हैं इनकी एनर्जी इसके या तो बराबर होगी या इनसे कम होगी। तो वेवलेंथ जो एमिटेड फोटॉन्स की वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब फोटॉन की वेवलेंथ से या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। तो इफ n1 = 1 देन एमिटेड फोटॉन्स विल हैव वेवलेंथ लार्जर और इक्वल टू एब्जॉर्ब फोटॉन। ध्यान से सोचिए जरा, एनर्जी और वेवलेंथ उल्टे रिलेटेड होते हैं। अगर n1 की वैल्यू 2 होती तो 2 से 3 करने में ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो, तो एमिशन में
जो फोटॉन्स एमिट होंगे उनकी एनर्जी या तो इस फोटॉन एब्जॉर्ब फोटॉन की एनर्जी के बराबर होगी या उनसे ज्यादा होगी। मतलब 2 से 3 का एनर्जी जो है जब 3 से नीचे आएगा तो 3 से 2 एमिट हो सकता है, 3 से 1 या 2 से 1। 3 से 1 और 2 से 1 दोनों ज्यादा एनर्जी के होंगे और 3 से 2 बराबर एनर्जी का होगा। ज्यादा एनर्जी मतलब कम वेवलेंथ, मतलब n1 की वैल्यू अगर 2 है तो एमिटेड फोटॉन्स विल हैव वेवलेंथ स्मॉलर और इक्वल टू एब्जॉर्ब फोटोन, स्मॉलर और इक्वल टू एब्जॉर्ब फोटोन। तो उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां क्वेश्चन में दिया है ऑल द वेवलेंथ्स आर इक्वल और स्मॉलर देन द एब्जॉर्ब फोटॉन्स। तो इसका मतलब हुआ हमारे n1 की वैल्यू 2 है। मतलब 3 पे पहुंचने से पहले जो हमारे इस गैस के एटम्स थे वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट थे, वो 2 स्टेट में प्रेजेंट थे। तो 2 से फिर वो जंप करके 3 में पहुंच रहे हैं बाय एब्जॉर्बिंग 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। फिर वो नीचे आ रहे हैं और एमिट कर रहे हैं 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो अब यहां से हमें पता लगाना है डिटरमाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम्स। तो हमने पता लगा ली इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एटम इज एट n इज इक्वल टू 2। फिर गैस एटम कौन सा है ये पता लगाना है, उसके लिए हमको ये इंफॉर्मेशन है कि 2 से 3 जाने में 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो 68 विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहां पर से अगर कैलकुलेट करेंगे सिंपल है 1/4 माइनस 1/9 5/36। तो ये कैलकुलेशन करेंगे अगर तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 36, मतलब जेड की वैल्यू हो जाएगी 6। तो C प्लस 5 का एटम है, इसका ये मतलब हुआ। नाउ लैम्डा, तो फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन्स। जो तो एमिट जो हुए हैं उनमें मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो वो 3 से 1 का ट्रांजिशन होगा। तो लैम्डा की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 912 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 912 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आ रहा है 28.5 एंगस्ट्रॉम। तो जो एमिट हुए हैं उनमें जो मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन है वो 28.5 एंगस्ट्रॉम का है। लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी एंड रिस्पेक्टिव वेवलेंथ ऑफ द गैस एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो तो शुरुआत में वो n इज इक्वल टू 2 में था। तो आयनाइजेशन का मतलब होता है इसको इन्फिनिटी पहुंचा देना। तो 2 से इन्फिनिटी पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। तो ये अगर निकालेंगे तो ये 112.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इस गैस एटम की अपनी इनिशियल स्टेट से जो इन्फिनिटी पहुंचाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 112.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेवलेंथ निकाल सकता हूं ये फॉर्मूले से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के फॉर्मूले से 12400 अपॉन 112.4 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ जो रिक्वायर्ड होगी अप्रोक्सीमेटली 110 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। हाँ, तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, फिर से एक बार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको इसका पूरा मतलब समझने के लिए। और बाकी क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिए थे मैंने वो ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आते हैं एटॉमिक फिजिक्स में सवाल कुछ जिनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं एटॉमिक फिजिक्स के वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, तो पाश्चन सीरीज की सेकेंड लाइन लाइमन बामा पाश्चन, पाश्चन मतलब n इज इक्वल टू 3। तो 3 पे फाइनल जंप करना है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम हायर स्टेट। तो फर्स्ट लाइन होगी पाश्चन की 4 से 3 और सेकेंड लाइन पाश्चन की जो होगी, सेकेंड लाइन जो होगी पाश्चन की वो होगी 5 से 3। तो 5 से 3 का जो जंप होगा दैट विल बी द सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। तो आपको उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है इसका कि लैम्डा इज इक्वल टू 912 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी इन एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 912 1/9 माइनस 1/25। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 इंटू 25, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25 माइनस 9 विच इज 16। तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 से कटेगा और ये कटेगा 2 1 1 2 ज़ा, फिर 1 1 फिर 2 और 3 2 3 और 2 आ जाएगा 8, फिर से 4 से कटेगा तो
5 और 7 57, तो 57 इंटू 9 इंटू 25, तो 9 5 25 इंटू 9, तो ये एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे अगर तो सिंपल कैलकुलेशन है, 29 7 63 कैरी 6, 9 5 45, 45 और 6 51 इंटू 25, 25 3 75 कैरी 7, 25 1 25 7 32 कैरी 3, 25 5 125 128, तो 12825 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। एक बार हम कैलकुलेटर से भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 912 इंटू 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16, हाँ 12825 करेक्ट है। तो इतना एंगस्ट्रॉम सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी डिफरेंट फोटॉन्स कैन बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम दैट अंडरगोज ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम n इजिकल टू 5। तो इनिशियल है, मतलब वो जंप किया n इजिकल टू 5 में, फिर वहां से नीचे आ रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस होंगी ये पूछ रहा है। तो वो होगा NC2, ये हो जाएगा 5C2, मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 n इंटू n माइनस 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा 10 डिफरेंट लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, in which of the following system will the wavelength correspond to n is equal to 2 to n is equal to 1 be minimum। तो 2 से 1 का एनर्जी ट्रांजिशन किस में मिनिमम वेवलेंथ का होगा। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब हुआ मैक्सिमम एनर्जी। तो एक तरीके से लेमडा होता है 912 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जिसका z ज्यादा होगा, n1 n2 की वैल्यू तो दे रखी है, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 2 है, तो जिसका z ज्यादा होगा उसका लेमडा कम होगा। तो z अगर ये चारों ऑप्शन में देखें, a है हाइड्रोजन एटम, b है ड्यूट्रियम एटम, c है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम और d है डबली आयनाइज्ड हीलियम। तो इसमें डबली आयनाइज्ड हीलियम जो है डबली आयनाइज्ड लिथियम मतलब Li+2, तो Li+2 में Z की वैल्यू 3 होगी और He+ में Z की वैल्यू 2 होगी और हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम में Z की वैल्यू 1 होगी। तो आंसर होगा दिल्ली वाला ऑप्शन, क्योंकि उसमें Z सबसे बड़ा है तो उसमें लैम्डा सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में है 3 फोटॉन्स कमिंग फ्रॉम एक्साइटेड atomic hydrogen sample are picked up. Their energies are 12.1 electron volt, 10.2 electron volt and 1.9 electron volt। तो ये 3 अलग अलग फोटॉन्स हैं जो कि किसी हाइड्रोजन सैंपल से एमिशन जो हो रहा है उससे, तो उसमें ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। तो वो पूछ रहा है दीज फोटॉन्स मस्ट कम फ्रॉम, ऑप्शंस हैं अ सिंगल एटम, 2 एटम्स, 3 एटम और लास्ट ऑप्शन है आइदर 2 और 3 एटम्स। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशंस हैं, अगर याद हो आपको, ये 12.1 का जो होता है 3 से 1 का ट्रांजिशन 12.1 का होता है, 2 से 1 का ट्रांजिशन 10.2 का होता है और 3 से 2 का ट्रांजिशन 1.9 का होता है। तो ये 3 टाइप के ट्रांजिशंस मतलब ये एमिट हो रहे हैं, तो मतलब ये 3 टाइप के ये फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे। अब क्या ये एक सिंगल एटम से अवेलेबल हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं, सिंगल से नहीं हो सकते। मतलब सिंगल एटम n इजिकल टू 3 पे अगर है, तो अगर वो सीधे 1 पे आ गया तब तो वो केवल 12.1 एमिट करेगा। तो 12.1 अगर उस एटम से मिला तो 10.2 और 1.9 उस एटम से नहीं मिल सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक फोटोन ये 12.1 का मुझे एक एटम से मिल गया और बाकी 2 फोटोन एक दूसरे एटम से मिल गए, मतलब दूसरे एटम में ये 3 से 1 आया, 3 से 2 आया और 2 से 1 आया, तो ये बाकी 2 फोटॉन्स एक दूसरे एटम से मिलेंगे। तो एटलीस्ट मिनिमम मुझे 2 एटम्स तो चाहिए ही होंगे। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, वो है 3 डिफरेंट एटम्स, कि ये वाला फोटोन एक एटम से मिला है, ये वाला फोटोन दूसरे एटम से मिला है और ये वाला फोटोन किसी तीसरे एटम से मिला है। मतलब ये वाला फोटोन उस वाले एटम का नहीं है जो ये 3 से 2 जंप किया था, वो ऑब्वियसली 2 से 1 भी आएगा, लेकिन वो फोटोन अलग ही है। फॉर एग्जांपल ये वाला फोटोन हो सकता है किसी तीसरे एटम का हो। तो एक और पॉसिबिलिटी जो है वो है 3 एटम्स। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ कि क्या हो रहा है। सिंगल एटम से तीनों के तीनों नहीं मिल सकते, तीनों फोटॉन्स एक सिंगल एटम से नहीं मिल सकते।
बचते हैं फिर दो एटम्स से मिल सकते हैं कि एक एटम से 12.1 वाला मिला और एक एटम से 1.9 और 10.2, ये दोनों एक सिंगल एटम से मिले, तो फिर ये तीनों दो एटम से मिलेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि 12.1 से एक मिला, 1.9 दूसरे एटम से 1.9 मिला और तीसरे एटम से 10.2 मिला, तो फिर तीनों फोटॉन्स अलग अलग तीन एटम से मिल रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आंसर होगा आइदर 2 और 3 एटम्स, तो आंसर होगा इसका दिल्ली वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सपोज द इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n = 3 to n = 2 in 10⁻⁻8 सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इन दिस पीरियड। तो टॉर्क होता है dl/dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वो जंप किया है 3 से 2, तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L3 - L2 अपॉन जितना भी टाइम उसको लगा है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π, तो 3h/2π - 2h/2π डिवाइडेड बाई जितना भी टाइम लगा है, तो ये हो जाएगा h/2π डिवाइडेड बाई जितना भी टाइम लगा है, h/2π 6 point something into 10⁻⁻34 6 into 10⁻⁻34 अपॉन 2 into 3.14, ये करीब करीब कैंसिल हो जाएंगे इससे, और अपॉन टाइम है 10⁻⁻8, तो ये अगर देखेंगे ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻34 + 8 -34 + 8 होगा -26 सेकेंड, तो आंसर होगा 10⁻⁻26 सॉरी न्यूटन मीटर, 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे वाला ऑप्शन। Next, question number 17. In a hypothetical atom, if transition from n = 4 to n = 3 produces visible light, then the possible transition to obtain infrared is. तो 4 से 3 का ट्रांजिशन विजिबल लाइट पैदा कर रहा है, तो विजिबल लाइट से कम एनर्जी होती है इंफ्रारेड के फोटोन की। तो ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल, अब वो बोल रहा है कि इस हाइपोथेटिकल एटम में 4 से 3 का जो ये ट्रांजिशन है ये विजिबल लाइट पैदा कर रहा है, मतलब ये जो फोटोन एमिट कर रहा है वो विजिबल रेंज में है। तो इनमें से कौन सा इंफ्रारेड पैदा कर सकता है? इंफ्रारेड पैदा करना मतलब इससे कम एनर्जी, एक तरीके से ये जो 4 से 3 का एनर्जी है उसके मुकाबले कम एनर्जी कौन से ट्रांजिशन की होगी? तो पहला ऑप्शन है 5 से 3, तो 5 से 3 ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो ज़्यादा एनर्जी का होगा, तो ज़्यादा एनर्जी का होना मतलब वो अल्ट्रावायलेट में हो सकता है, इंफ्रारेड में नहीं होगा। 4 से 2 का ट्रांजिशन भी 4 से 3 के ट्रांजिशन से तो ज़्यादा ही होगा। अगला है 3 से 1, तो 3 से 1 का ट्रांजिशन आपको अगर याद हो ऊपर जाते जाते गैप कम होते जाता है, मतलब एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप जो है ऊपर जाते जाते वो कम होते जाता है। तो फिर ये जो 4 से 3 का ट्रांजिशन होगा, 3 से 2 का ट्रांजिशन उससे ज़्यादा एनर्जी का होगा, और 3 से 1 का तो और ज़्यादा एनर्जी का होगा, तो 3 से 1 भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर होगा इसमें नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन अगर होता 5 से 4 तो फिर वो आंसर हो सकता था, 5 से 4 वाला आंसर हो सकता था, लेकिन फिलहाल इन ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है नन ऑफ दीज। Next, question number 18. The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Hydrogen atoms in the ground state are excited by electromagnetic radiation of energy 12.1 electron volt. How many spectral lines will be emitted by the hydrogen atoms? तो 12.1 अगर याद हो आपको, 12.1 हाइड्रोजन में जो गैप होता है 1 से 3 का गैप होता है, तो 12.1 अगर एब्जॉर्ब किया है हाइड्रोजन एटम ने ग्राउंड स्टेट्स में, तो मतलब वो n = 3 पे पहुंच गए जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, n = 3 पे अगर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो उसके बाद वो एमिट करेंगे, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अगर याद हो तो वो Nc2 हो जाएगा, मतलब 3c2 मतलब 3, तो 3 डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं, तो आंसर होगा 3, सी वाला ऑप्शन 18th का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19th. एनर्जी लेवल्स ए, बी एंड सी, एनर्जी लेवल्स ऑफ ए, बी एंड सी, 3 टाइप के एटम्स हैं, ऑफ अ सर्टेन एटम करस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जी। तो
EA is less than EB is less than EC. If lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the wavelengths of radiation corresponding to transition C to B, B to A and C to A respectively, which of the following relation is correct? तो C सबसे बड़ा है, एक C, B और A, ये तीन स्टेट्स हैं, तो लैम्डा 1 करस्पॉन्ड कर रहा है C से B, ये लैम्डा 1 वेवलेंथ मतलब जो फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा 1 है जो एमिट हो रहा है। B से A लैम्डा 2 करस्पॉन्ड कर रहा है ये, और C से A करस्पॉन्ड कर रहा है लैम्डा 3। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा रिलेशनशिप सही है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो EBC प्लस EAB should be equal to EAC. Now EBC जो होगा वो होगा HC by lambda 1 और EAB जो होगा वो होगा HC by lambda 2 और EAC जो होगा it will be CA जो होगा it will be HC by lambda 3। तो HC कैंसिल हो जाएगा, तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा lambda 3 will be equal to lambda 1 lambda 2 upon lambda 1 plus lambda 2। तो सही आंसर होगा बॉम्बे वाला ऑप्शन। Next, question number 20. The wavelength of the first line of Balmer series in the hydrogen spectrum is lambda. What is the wavelength of the second line? तो first line of Balmer series, तो Balmer series तो lambda हो जाएगा 912 अपॉन z स्क्वायर, हाइड्रोजन का है, तो Balmer सीरीज की फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये लैम्डा है, लैम्डा डैश हो जाएगा 912। सेकेंड लाइन का वो वेवलेंथ पूछ रहा है, तो वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ये हो जाएगा, सेकेंड लाइन हो जाएगा 4 से 2, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा ये हो जाएगा 912 इंटू 1/4 माइनस 1/9, तो 9 4 जा 36 अपॉन 9 माइनस 4 5, और ये हो जाएगा 912 इंटू 1/4 माइनस 1/16, 16 अपॉन 4 माइनस 1 3। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/3 अपॉन 36 इंटू 5। तो ये आ जाएगा इस तरीके से देखेंगे तो 4 जा और 9 जा ये आ जाएगा 20/27। तो लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी 20/27 इंटू लैम्डा। तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए, तो ए ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चंस देखे। नाउ इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं वो हैं ये इसकी रिमेनिंग थियरी हमें करनी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी रिमेनिंग थियरी हम फिनिश करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वैसे मेजर थियरी ख़त्म हो गई है इसकी, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इसमें ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।